नमस्कार दोस्त, आज हम एक दिल को छू जाने वाली कहानी लेकर आए हैं। जो वो ज़मीन पर पड़ी हुई थी, उसकी हालत बहुत ख़राब थी। उसके हाथ पैर तोड़ दिए गए थे, उस पर बहुत बेहद जुल्म किए गए थे। मेरे आसपास के लोग जो तरह तरह की बातें कर रहे थे, वह सब मेरे कानों में गूंज रही थी। जब उनके माता पिता पर मेरी नज़र गई तो मैंने देखा कि वह दोनों ही अपनी बेटी के लिए बिलख बिलख कर रो रहे थे। उनकी बेटी इस दुनिया से चली गई थी। शायद उन लोगों को ये नहीं पता था कि आज जब उनकी बेटी घर पे अपनी ड्यूटी के लिए निकल रही थी, तो वह आज घर वापस नहीं आएगी। उसकी हालत देखकर तो मेरी भी आंखों में आंसू आ गए थे। सारा सामान इधर उधर बिखरा हुआ था। उसकी लाशों को देखकर इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि उसको बेरहमी से मारा गया है। उस दिन जनता आक्रोश में आ गई थी, क्योंकि सबको यह बात पता चल गई थी कि किसी तरह से उनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ करके उसे मार दिया गया है। दिल दहला देने वाली इस घटना ने सबके होश उड़ा कर रख दिए थे कि क्या कोई इतनी बेदर्दी से किसी को मार सकता है। यह कई सालों पहले की बात है। आज भी जब मैं उस हादसे को याद करती हूँ तो मेरी आंखों में आंसू आने के साथ साथ मेरी आंखों के सामने वो पूरी कहानी घूमने लगती है, जिससे उस समय पूरे देश को हिला कर रख दिया था। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर करना और कमेंट करके अपनी राय ज़रूर देना। पेश से मैं एक यूट्यूबर हूँ। कुछ समय पहले वो बड़ी ही एक खौफनाक रात थी, जब हमारे शहर में एक मशहूर अस्पताल में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया था। उस अस्पताल में उस रात एक ऐसा क्राइम किया गया था जिसके बारे में सुनकर हर इंसान के रोंगटे खड़े हो गए थे। और रात गुजर जाने के बाद जब दूसरा दिन निकल गया, तब हम लोग को पता चला कि अस्पताल में इंटर्नशिप करने वाली नाइट ड्यूटी लेडी डॉक्टर की मौत हो गई है। यह बात बड़ी ही चौंका देने वाली बात थी। आखिरकार इतने बड़े अस्पताल की लेडीज डॉक्टर की मौत, यह कोई छोटी बात नहीं थी। अस्पताल के अंदर उस समय लेडीज डॉक्टर अपनी नाइट ड्यूटी दे रही थी, जब उसके साथ दरिद्रता की एक घिनौनी घटना को अंजाम दिया गया था। जब हम लोग को इन्फॉर्म किया गया तो हम लोग मौके पे बरामद होकर वहां पर पहुंचे थे। उस समय सुबह के 6 बज रहे थे और यह क्राइम रात के 3 बजे अंजाम दिया गया था। जैसे जैसे लोगों को पता चलने लगा, अस्पताल में बहुत ज़्यादा भीड़ लग गई। हमें जैसे तैसे इस न्यूज़ को कवर करना था। पुलिस डिपार्टमेंट में कुछ इंस्पेक्टर से बात की गई तो उन्होंने बताया कि लड़की ने आत्महत्या कर ली थी, लेकिन जिस तरह से डेड बॉडी की कंडीशन हो रही थी, उस हिसाब से यह बात मुझे बिल्कुल भी सच नहीं लग रही थी, क्योंकि डेड बॉडी बहुत ही संदिग्ध हालत में पड़ी हुई थी। लेडी डॉक्टर के शरीर पर कपड़े मौजूद नहीं थे, बल्कि कपड़े इधर उधर पड़े हुए थे। पुलिस ने उस शरीर पर सफ़ेद रंग की चादर डाल दी थी। उसके शरीर से इतना खून निकला था कि उस सफ़ेद रंग की चादर पर भी लाल लाल खून के निशान आने लगे थे। आसपास बहुत सारे खून मौजूद था। दीवारों पर नाखून के स्क्रैच लगे हुए थे। लेडीज डॉक्टर के जो कपड़े ज़मीन पर पड़े हुए थे, वह सब खून से सने हुए थे। जिस जगह पर यह वारदात हुई थी, ये अस्पताल एक सेमिनार हॉल था। इधर उधर देखने पर वहाँ का सामान बिखरा हुआ था। कहीं पर टूटा हुआ मोबाइल पड़ा था तो कहीं पर बिखरा हुआ तरह तरह का सामान। एक तरफ उस लड़की के माता पिता बुरी तरह से रो रहे थे, जो बार बार अपनी मरी हुई बेटी को आवाज़ लगा रहे थे। फिर जल्दी जल्दी डेड बॉडी को पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया। हम लोग वहाँ पर मौजूद एक इंसान का इंटरव्यू ले रहे थे।
जो अलग अलग तरह की बातें बता रहे थे। कोई कहता कि एक लड़की की इज्जत खराब की गई है, कोई कहता कि इस लड़की ने आत्महत्या कर ली है। सभी लोग अजीब अजीब तरह की बातें कर रहे थे। इस लड़की की मौत बहुत खतरनाक तरीके से हुई थी, क्योंकि इसको करने वाले लोगों ने सबसे पहले इसके शरीर को बुरी तरह से जख्मी कर दिया था। शायद इसके साथ यह सब कुछ करने वाला कोई एक इंसान नहीं बल्कि कई सारे लोग थे, मगर ऐसा किसने किया था यह बात अभी खुलकर सामने नहीं आई थी, क्योंकि अभी लड़की की डेड बॉडी को पुलिस ले गई थी। माता पिता बुरी तरह से रो रहे थे। डेड बॉडी का पोस्टमार्टम होना था। पुलिस ज़्यादा देर तक वहां पर किसी को रोकने नहीं दे रही थी, क्योंकि पुलिस के वारदात की जगह को सील कर दिया था। जनता और हम जैसे कर्मियों को वहां से जाने के लिए कहा गया, मगर हमें तो सारी हकीकत लोगों के सामने लानी थी। लड़की क्या बात है, अभी तो इसकी पूरी तरह से रो रहे थे कि वह किसी को भी कुछ बताने की हालत में नहीं थे। मैं इस केस के रिलेटेड हर इंसान का इंटरव्यू लेना चाहती थी, जो मुझे यह बात बता सके कि आखिर इस लड़की के साथ क्या हुआ था, किस तरह इसकी मौत हुई। कोई तो होगा जो यह बात जानता होगा। पुलिस का साफ साफ कहना था कि यह लड़की ड्रिंक ली हुई थी, नशे की हालत में इससे अपनी जान ले ली। लेकिन वहाँ जैसे हालत थे उसको देखकर मैं यह मान नहीं सकती थी कि लड़की अपनी जान खुद ले सकती है, क्योंकि खुदकुशी करने वाला इंसान खुद को अपने हाथों से अपने कपड़े नहीं उतार सकता। खुदकुशी करने वाला इंसान की हालत इतनी बुरी नहीं होती जितनी बुरी इस लड़की की हो रही थी। क्या वह अपने आप को इतनी बुरी तरीके से मारेगी? ज़मीन पर चारों तरफ उसके खून से शरीर से निकले खून के छींटे होंगे। जब उसे आत्महत्या ही करनी थी तो क्या वह अपना ध्यान आत्महत्या से हटाकर इधर उधर का सामान फेंकने लगेगी? यह सारे सवाल मेरे दिमाग में घूम रहे थे। धीरे धीरे मैंने लोगों का इंटरव्यू लेना शुरू कर दिया था। मुझे जो मिलता मैं उसी से पूछताछ करने जाती थी। आखिर मैं इस राज तक पहुंचना चाहती थी कि इस लड़की के साथ क्या हुआ था। एक अजीब बात यह थी कि लड़की की डेड बॉडी को जल्द ही पोस्टमार्टम ले लिया गया था, और यह पोस्टमार्टम किसी और अस्पताल में नहीं बल्कि इसी अस्पताल में करवाया जा रहा था। यह बात मेरी कुछ समझ में नहीं आई थी, क्योंकि जिस पर वारदात हुई थी उसी जगह पर लड़की का पोस्टमार्टम करवाना मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। पुलिस वाले चाहते तो लड़की का पोस्टमार्टम किसी दूसरे अस्पताल में भी करवा सकते थे। यह भी सवाल जनता और हमारे दिमाग में घूम रहा था कि क्या पुलिस वाले भी इस सब से मिले हुए थे। अभी तो यह बात क्लियर होकर नहीं आई थी कि इस लड़की की इज्जत खराब हुई है या नहीं, इसको मारा गया है या नहीं, फिर उसके खुद की आत्महत्या की है। ये सब भी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद क्लियर हो जाना था। 2 दिन के बाद जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई तो हम सब लोगों को दिल दहल कर गए थे, क्योंकि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में यह बात साबित हो चुकी थी कि लड़की ने आत्महत्या की है, और यह बात भी साबित हो गई है कि उस समय वह नशे की हालत में थी, उसने ड्रिंक ली थी। ना जाने क्यों मेरा दिल यह कहने के लिए तैयार नहीं था। मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे पुलिस प्रशासन, अस्पताल की टीम, यह सब लोग आपस में मिले हुए थे और कोई न कोई बात छुपा रहे थे। वारदात होने के 2 घंटे के बाद जिन मीडिया कर्मियों के पास उस जगह की और लड़की की कवरेज बनी हुई थी, वह सब न्यूज़ चैनल और सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी थी, जिससे जनता में भी आक्रोश पैदा हो गया था,
क्योंकि जनता ने भी यह आइडिया लगा लिया था कि इस लड़की ने सुसाइड नहीं की है, बल्कि इसके साथ कुछ गलत किया गया है। जनता की मांग थी कि आरोपियों को सामने लाया जाए, लेकिन आरोपी कौन थे, किस किस के उसके साथ यह सब किया था और क्यों किया था, यह बात अभी तक लोगों के सामने नहीं आई थी। पुलिस वाले बार बार यही कह रहे थे कि लड़की ने सुसाइड की है। जिन डॉक्टर ने उस लड़की का पोस्टमार्टम किया था, उसने भी अपने बयान में यही कहा था कि लड़की ने सुसाइड की है। समझ नहीं आ रहा था कि यह लोग आरोपी के साथ मिले हुए हैं या फिर कोई और बात है। मैं इस गुत्थी को सुलझाना चाहती थी। पुलिस प्रशासन अभी इस केस पर काम कर रहा था, मगर मुझे तो ऐसा लग रहा था कि पुलिस के लोग भी बिक चुके हैं। तभी उन लोगों को भी यह बात नज़र नहीं आ रही थी कि आत्महत्या केस में और मर्डर केस में काफ़ी डिफरेंस होता है, जो डिफरेंस पब्लिक को और हम लोगों को साफ साफ नज़र आ रहा था। मगर आम जनता तो इन बड़े लोगों के सामने ना तो बोल सकती है और ना ही कुछ कह सकती है। लोग सिर्फ इतना ज़रूर करते हैं कि सड़कों पर आकर प्रोटेस्ट कर सकते हैं। हैरानी वाली बात तो यह थी कि उस लड़की का शव पोस्टमार्टम होने के बाद अंतिम संस्कार करने के लिए उनके माता पिता को नहीं दिया गया था, बल्कि पुलिस प्रशासन ने अपनी निगरानी में शमशान घाट पर जाकर उसका जल्द ही अंतिम संस्कार करवा दिया था। माता पिता को भी अपनी बेटी के अंतिम समय में उससे मिलने नहीं दिया गया था। वह बेचारे लोग भी क्या कर सकते थे, गरीब लोग थे, क्या पता लोगों ने उनको भी डरा धमका कर खामोश करा दिया हो, इसलिए वह लोग सब कुछ खामोशी से होता हुआ देख रहे थे। उन लोगों के पास रोने धोने के अलावा और भी कोई रास्ता नहीं था। हमारी टीम इस केस की छोटी चीज़ पर नज़र रख रही थी और हर मूवमेंट को अपने कमरे में कैच करने के बाद उसे लोगों तक शेयर कर रही थी। लेकिन अजीब बात यह थी कि मीडिया को भी हर बात से बेखबर रखा जा रहा था और फिर मीडिया को यह कहकर शांत कर दिया गया था कि ये बात साबित हो चुकी है कि लड़की ने आत्महत्या की है, इसलिए उसकी मौत हुई थी। किसी को भी बात को बढ़ावा देने की ज़रूरत नहीं है। इस केस को यहीं पर ख़त्म कर दिया जाता है। जनता में जो आक्रोश था वह भी थम कर रह गया था, क्योंकि पुलिस और बड़े बड़े लोगों के सामने कोई भी कुछ नहीं कह सकता था। लड़की के अंतिम संस्कार के बाद सब लोग शांत होकर बैठ गए थे, मगर मैं शांत होकर नहीं बैठ सकती थी। मैंने ठान लिया था कि मैं इस केस की तह तक पहुँच कर रहूँगी। इसलिए मैं अपने लिए भी अपना कैमरा उठाकर कुछ दिनों के बाद उस लड़की के पेरेंट्स से मिलने के लिए उसके घर चली गई थी। वहाँ जाने के बाद मैंने उससे मुलाकात की तो वह लोग बहुत ज़्यादा दुख में थे। आखिरकार वो माता पिता थे और जवान बेटी की इस तरह से मौत पर उन लोगों को तो अपना ही होश नहीं था। मैं बड़े प्यार से उनका इंटरव्यू लिया और उन लोगों को यकीन दिलाया कि आपका इंटरव्यू हमारे लिए बहुत अहम हो सकता है। आपकी बेटी को इंसाफ मिल सकता है, क्योंकि मेरा भी नहीं दिल मानता कि आपकी बेटी ने आत्महत्या की है। क्या आप मुझे अपनी बेटी के बारे में, उसकी ज़िंदगी के बारे में सब कुछ बता सकते हैं? मैं आपकी बेटी के बारे में सब कुछ जानना चाहती हूँ। काफ़ी देर तक तो वह लोग अपनी बेटी को याद करते हुए रोने लगे, लेकिन फिर थोड़ी देर के बाद उन्होंने मुझे बताना शुरू किया कि उन्होंने बताया कि हम लोग मिडिल क्लास फैमिली के लोग थे, हमारे पास किसी चीज़ की कमी नहीं थी। फिर भगवान ने हमें हमारी बेटी शोभा को हमारी ज़िंदगी में शामिल कर दिया। बचपन से ही हमें
हमने अपनी बेटी को बड़े प्यार से रखा था। आखिर वह हमारी इकलौती बेटी थी। बचपन से ही मेरी बेटी बहुत इंटेलिजेंट थी। मेरी बेटी को डॉक्टर बनने का बहुत शौक़ था। वह अपनी पढ़ाई में इतनी इंटेलिजेंट थी कि हर बात अच्छे मार्क से अपनी क्लास में टॉप करती थी। हमें भी दिखाई देता था कि हमारी बेटी आँखों में जो सपने हैं उन्हें अब पूरा करना चाहती है। मगर हम गरीब लोग थे। आजकल तो पढ़ाई भी बहुत महंगी है, लेकिन हमने इस बात को कोई परवाह नहीं की। हमने अपनी बेटी को डॉक्टर बनाने के लिए बहुत मेहनत की थी। शोभा के पिता कहने लगे, मेरी बेटी को नीट कंप्लीट करना था। उसके लिए हमें बहुत सारे पैसे की ज़रूरत थी, इसलिए हमने अपना मकान बेच दिया और जैसे तैसे अपनी बेटी के सपने को पूरा किया। मेरी बेटी कहती थी कि एक दिन हमारा खोया हुआ सब कुछ वापस आ जाएगा, क्योंकि मेरी बेटी की पढ़ाई के दौरान उसकी माँ ने अपने जेवर भी बेच दिए थे। आखिरकार वह हमारी एक ही तो बेटी थी, उसी से सब कुछ था। हमने उसके सपने पूरा करने के लिए सब कुछ किया था। नीट कंप्लीट करने के बाद वह इस मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई भी कर रही थी और इसके साथ साथ उसकी इंटर्नशिप ट्रेनिंग भी होती थी। मेरी बेटी को इस कॉलेज में पढ़ते हुए 7 महीने हो गए थे। इस दौरान मेरी बेटी ने और मैं सेविंग्स करने के बाद 1 महीने पहले ही एक घर खरीदा था। वह घर खरीदने पर मेरी बेटी बहुत खुश हो रही थी, क्योंकि कुछ साल पहले जब मैं अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए अपना मकान बेच दिया था तो वह सबसे ज़्यादा दुख में आ गई थी और यही कहती थी कि डॉक्टर बनने के बाद वह सब कुछ ठीक कर देगी। मगर हमें क्या पता था कि जब उसकी खुशियों के दिन आने वाले हैं तो वही इस दुनिया को छोड़कर चली जाएगी। मैं उन लोगों की बात को बड़ी गौर से सुन रही थी। मैंने कहा, अंकल आंटी, क्या आप लोगों को किसी पर शक है? क्या आपकी बेटी का कोई दुश्मन था? वह किसी से बात से परेशान थी? क्या वह किसी से रिलेशनशिप में थी या फिर उसका कोई रिश्ता वगैरह हो रखा था? शोभा की मम्मी कहने लगी, बेटा, ना तो उसका कहीं से रिश्ता तय हुआ था और ना ही उसका कोई बॉयफ्रेंड था, क्योंकि हमने अपनी बेटी को हमेशा खुले माहौल में रखा था। हम ऐसे लोग नहीं थे जो बेटियों को दबा कर रखते थे। हमारी बेटी हमारे साथ फ्रेंडली व्यवहार करती थी, इसलिए अगर उसका कोई बॉयफ्रेंड होता तो वह ज़रूर हमें बताती। हमारी बेटी का कोई दुश्मन भी नहीं था। वह तो बेफिक्र इतनी अच्छी थी कि लोगों से अपनी प्यारी और मीठी बातें करती थी। भला हमारी इतनी प्यारी बेटी से कौन नफ़रत करेगा? मेरी बेटी भी किसी से नफ़रत नहीं करती थी, बल्कि वह तो लोगों को अपने अच्छे स्वभाव से अट्रैक्ट करने वाली लड़की थी। हाँ, मगर वह कुछ दिनों से परेशान चल रही थी। जिस दिन से हम लोग को घर में आए थे वह बहुत परेशान सी लग रही थी। एक तरफ वह घर से आने के बाद बहुत खुश थी, लेकिन हम लोगों को देखते थे कि जब वह हमारे साथ खाना खा रही होती तो हम लोगों के पास बैठी हुई होती थी। उसके नंबर पर किसी की कॉल आती थी। वह जब बात करती थी, अचानक उसके चेहरे की हवाएं उड़ जाती थी और उसके मुंह से निकलते हुए शब्द थम जाते थे। वह इतनी ज़्यादा परेशान रहने लगी थी कि घर में ठीक से खाना भी नहीं खा पा रही थी। मैंने कहा, क्या आपने कभी अपनी बेटी से उसके परेशान होने की वजह पूछी? नहीं। और वह कॉल किसकी आई थी? क्या उस कॉल के बारे में आपको पता है कुछ? शोभा की मम्मी कहने लगी, हाँ, एक बार मैं उससे बहुत प्रेशर डाला था और उससे पूछा था कि मुझे बताओ, तुम इतनी परेशान क्यों रहने लगी हो? तो उसने मुझसे बताया कि अस्पताल में बहुत से ऐसे गलत काम हो रहे थे जिन पर वह रोकना चाहती थी।
मगर उसके पास कोई ऐसा ठोस सबूत नहीं था जिसकी वजह से वह अस्पताल के गलत लोगों की सच्चाई को सामने ला सके। मैंने कहा, आंटी मुझे ज़रा एक्सप्लेन करिए, कौन सी सच्चाई, किस तरह के गलत काम, क्या शोभा ने आपको इस बारे में बताया था? तो वो रोते हुए कहने लगी, हाँ बेटा, बताया तो था। दरअसल अस्पताल में शोभा को पता चला था कि लड़की का धंधा चल रहा है और पिछले 3 महीने पहले शोभा को यह खबर और पता चली थी। अस्पताल में ऑपरेशन के दौरान पेशेंट के ज़रूरी हार्मोन्स भी इन पॉट निकालकर महंगे दामों में बेचने का धंधा भी चल रहा था। यह बात जब शोभा को पता चली तो उसने अस्पताल के वार्ड ऑफ डायरेक्टर से अस्पताल के कुछ सीनियर डॉक्टर की शिकायत करती थी, जिन पर मेरी बेटी को शक था। लेकिन हैरानी वाली बात यह थी कि उन्होंने अपनी बेटी को ही गलत साबित ठहरा दिया था और कहा था कि तुम हमारे सीनियर डॉक्टर पर इल्ज़ाम लगा रही हो। पिछले 3 महीने पहले मेरी बेटी को खामोश करा दिया गया था। उनके कुछ दिन बाद ही पता चला कि इन लोगों को नीट कंप्लीट करने वाले स्टूडेंट के साथ भी कुछ घोटाला किया है। मेरी बेटी को यह बात ठीक से पता नहीं था, हाँ, मगर वह इतना जानती थी कि इस बात में भी अस्पताल के कुछ सीनियर डॉक्टर ही शामिल थे। मेरी बेटी को भी जो भी बात पता चलती थी वह उस बात तक पहुंचने की कोशिश करती थी, लेकिन जब उसका नाम अस्पताल के स्टाफ के सामने आ जाता तो उसे डराया धमकाया जाता था। मगर वह हार मानने वाले में से नहीं थी। कई बार हमने अपनी बेटी को समझाया था कि तुम परेशान मत हो, गलत लोगों को सच हमेशा सामने आ जाता है। मेरी बेटी जो कुछ भी पता था वह इस बात की वजह से बहुत टेंशन में रहती थी और उसके पास जब धमकी भरी कॉल आती थी तो वह डर कर कहती थी कि मैं अस्पताल से इस नौकरी को छोड़ दूंगी, मुझे नहीं पढ़ना है, आगे मुझे नहीं बनना है बड़ी डॉक्टर। हम लोग अपनी बेटी को तसल्ली दिया करते थे और उससे कहते थे कि कुछ अस्पताल के लोग तुम्हारी कामयाबी से जलते होंगे, तभी तो तुम्हें ऐसे डराने की कोशिश कर रहे हैं। तुम डरो नहीं, अगर तुम वहाँ से नौकरी छोड़ना ही चाहती हो तो तुम इतना कर सकती हो, तुम्हारे से अपनी पढ़ाई पूरी कर लो, उसके बाद तुम अपना एक अलग क्लिनिक खोल लेना। लेकिन जब तक तुम्हारी यहाँ पढ़ाई पूरी नहीं हो जाती तब तक तुम हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि हम लोग ने बहुत सारे सैक्रिफिस करने के बाद तुम्हें यहाँ तक देखा है। अब तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और डटकर ऐसे लोगों का मुकाबला करना चाहिए। मेरी बेटी को मेरी बात समझ में आ गई थी। अभी फिलहाल में भी हमारी बेटी को धमकी भरी कॉल आ रही थी। हमने सोचा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, मगर हमें नहीं पता था कि हमारी बेटी के साथ इतना बड़ा हादसा हो जाएगा। हमारी बेटी को मारा गया। उसने आत्महत्या नहीं किया है, वह घर में खुशी खुशी निकली थी, हम लोगों का आशीर्वाद लेकर निकली थी, तो फिर वह आत्महत्या कैसे कर सकती है? बल्कि हमें तो उसके मरने के 3 घंटे बाद खबर दी गई थी हमारी बेटी ने आत्महत्या कर ली है, उसे मारा गया है और बेरहमी से मारा गया है। हम गरीब लोग भला किस तरह इन बड़े लोगों का सामना करेंगे? बस हम तो यही चाहते हैं कि हमारी बेटी को इंसाफ मिले। मैं बहुत अच्छी थी, उनके साथ बहुत बुरा हुआ, ये कहकर उनकी मम्मी पापा फूट फूट कर रोने लगे थे। हाँ, मगर इतना ज़रूर था कि मुझे इन लोगों से काफ़ी सारी इन्फॉर्मेंस मिल गई थी। इसका मतलब यही था कि अस्पताल में जो कुछ भी हो गया
हो रहा था। ज़रूर शोभा ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाने की कोशिश की होगी और बदले में इन लोगों ने उसके साथ यह सब कुछ किया। मैंने कहा कि शोभा ने कुछ फ्रेंड्स या कॉलिंग्स जिनको आप लोग जानते हो या उनके कॉन्टेक्ट या एड्रेस आप लोग के पास है, क्योंकि मैं उन लोगों से मिलना चाहती हूँ, उसका इंटरव्यू लेना चाहती हूँ। शोभा के पेरेंट्स ने मुझे उसके कॉलिंग्स और फ्रेंड के नंबर दे दिए थे। सबसे पहले मुझे शोभा के फ्रेंड के पास जाना था जो उसको बहुत करीब से जानती थी, क्योंकि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपनी परेशानी या कोई भी बात अपनी फैमिली से शेयर करने से पहले अपने फ्रेंड से शेयर करते हैं। मैं शोभा के फ्रेंड के पास गई। शोभा की ज़्यादा फ्रेंड तो नहीं थी, उसकी सिर्फ 2 ही फ्रेंड थी। पहले मैं उसकी फ्रेंड पायल से मिली और पायल ने मेरी मुलाकात कैफ़े में हुई थी। मैंने उसके फ्रेंड से पूछा था, शोभा का नेचर आपके साथ कैसा रहता था? वह ज़रूर आपको अपनी पर्सनल लाइफ रिएक्शन करती होगी। क्या उसकी ज़िंदगी में कोई था? आप उसके बारे में क्या क्या जानते हैं? क्या आप मुझे डिटेल में बता सकती हैं? वह मुझे सब कुछ बताने में घबरा रही थी, मगर मैंने फिर उसे तसल्ली दिलाई और कहा कि क्या आप नहीं चाहती शोभा को इंसाफ मिले? मेरी बात सुनकर उसने मुझ पर कुछ बताना शुरू कर दिया था। वह ज़्यादा कुछ खास तो नहीं जानती थी। उसने यही बताया था कि शोभा का किसी लड़के के साथ अफेयर नहीं था। वह हम लोगों में से कम मिलती थी। हम लोग छुट्टी वाले दिन एक दूसरे से मिला करते थे। उसके बीच हम लोग की कोई मुलाकात नहीं होती थी, क्योंकि शोभा ज़्यादातर ड्यूटी पर ही होती थी। लेकिन पिछले कुछ दिनों से शोभा डे और नाइट दोनों ही ड्यूटी तो एक हफ्ते नाइट और एक हफ्ते डेट की होती है, और फिर अब तुम पर काम का प्रेशर क्यों डाला जा रहा है? उसने कहा, मैं तुमसे मिलूंगी तब बताऊंगी, मगर वह तो हमसे अब कभी नहीं मिल सकेगी। मैंने कहा, इसके अलावा भी तुम कुछ और जानती हो? तो वह कहने लगी, नहीं, मैं कुछ नहीं जानती। हाँ, मगर इतना ज़रूर कहना चाहती हूँ कि वह काफ़ी परेशान थी। फिर मैं शोभा की दूसरी दोस्त के पास गई जिनका नाम स्नेहा था। स्नेहा ने मेरी मुलाकात उसके घर पर हुई। स्नेहा से भी मेरी बातचीत ज़्यादा नहीं हो पाई थी, क्योंकि यह तीनों फ्रेंड आपस में अपने अपने काम की वजह से कम ही मिल रही थी। कोई भी लड़का शोभा का दोस्त नहीं था। आसपास में भी उसकी ज़्यादा किसी से दोस्ती नहीं थी। हाँ, लेकिन वह लोगों से बहुत अच्छे तरीके से बात किया करती थी। अब मुझे शोभा से कॉलिंग से बात करनी थी, जो कि 3 लोग थे। उन तीनों में से मैं एक साथ ही मुलाकात करने का सोच लिया था। उन तीनों में से एक का नाम डॉक्टर अनिल गर्ग था और एक का नाम डॉक्टर स्वाति और दूसरी का नाम डॉक्टर प्राची था। उन्होंने बारी बारी से मुझसे शोभा के बारे में बताया। डॉक्टर स्वाति और डॉक्टर प्राची ने बताया कि उस रात हम चारों की अपने डिपार्टमेंट में नाइट ड्यूटी थी, जबकि कई दिनों से डॉक्टर शोभा को 24 घंटे ड्यूटी के लिए कहा गया था। यह बात तो हम लोगों को भी जानते हैं कि वह बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगी थी। और वह क्यों परेशान थी, क्या हमने कुछ जब उससे पूछी तो उन्होंने हमें अस्पताल में होने वाले धंधे के बारे में बताया। अस्पताल में बहुत कुछ गलत होता हम लोग भी जानते हैं, मगर हम लोग भी ने कभी आवाज़ उठाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि हम सभी यहाँ अपना सपना पूरा करने के लिए आए थे। कई दिनों से अस्पताल के सीनियर डॉक्टर उसे धमकियाँ दे रहे थे और उसे खामोश रहने के लिए कह रहे थे, मगर वह उन लोगों के खिलाफ सबूत इकट्ठे करने लगी थी।
एक बार उसने ऑपरेशन थिएटर की वीडियो बना ली थी। उसमें साफ साफ यह नज़र आ रहा था कि डॉक्टर शुक्ला और डॉक्टर अवनीश जिंदल एक जवान लड़की की ऑपरेशन करने के दौरान किडनी निकाल रहे थे, जबकि उसका ऑपरेशन तो अपेंडिक्स का हो रहा था। यह लोग इसी तरह से ऑपरेशन के दौरान पेशेंट को बेहोशी में उनके कीमती अंग निकालकर महंगे दामों में बेच रहे हैं। उन वीडियो को शोभा पुलिस स्टेशन लेकर जाना चाहती थी, क्योंकि कई बार उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से जब यहाँ से सीनियर डॉक्टर की शिकायत की तो उन्होंने उल्टा शोभा पर ही डांट लगाई थी और कहा था कि तुम हमारे हॉस्पिटल की इज्जत को मिट्टी में मिलाना चाहती हो, तुम गलत आरोप लगा रही हो। फिर कुछ दिनों के बाद शोभा को पता चलता है कि मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाले वह स्टूडेंट जो बहुत होनहार है और उनको ड्रग्स सप्लाई की जा रही है, जो अपने करियर को आगे बढ़ाना चाहते हैं, वह ड्रग्स की लत से अपने करियर में पीछे होते जा रहे थे। और इसमें भी हमारे अस्पताल के ही कुछ बड़े बड़े लोग का हाथ था। एक सबूत तो शोभा के पास आ चुका था, जिसको वह पुलिस के पास लेकर जाना चाहती थी, मगर न जाने कैसे अस्पताल के कुछ लोग को भनक लग गई और उन्होंने शोभा का मोबाइल तोड़ दिया था और उसे धमकी दी थी कि अगर तुमने कुछ भी ऐसा करने की कोशिश की तो तुम्हें इसकी बहुत बड़ी सज़ा मिलेगी। शोभा उन लोगों की धमकी में आ गई थी और फिर उसने खामोशी साध ली थी। शोभा बहुत अच्छी लड़की थी, सारे पेशेंट की बहुत मदद करती थी। कभी भी उसने किसी पेशेंट का अस्पताल में किसी के साथ बदतमीजी नहीं की थी। शोभा के मोबाइल में सबूत तो बोले ख़त्म कर चुके थे, मगर शोभा को अभी भी ब्लैकमेल किया जा रहा था। कई दिनों से शोभा को नाइट और डे की ड्यूटी कराई जा रही थी, ताकि उसने अपने गलती का एहसास हो सके। इस दौरान वह अपने घर भी नहीं जा पा रही थी, मगर फिर जब कुछ दिन गुजरे तो धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो गया था। हमें भी लगा कि शोभा ने हार मानकर बहुत अच्छा किया है, मगर हमें नहीं पता था कि एक दिन इस तरह से शोभा हम लोगों को छोड़कर चली जाएगी। दूसरी लेडीज़ डॉक्टर ने भी कुछ इसी तरह से बताया था, लेकिन उन तीनों में से एक अजीब बात यह बताई थी कि हादसे वाली रात उन लोगों की नाइट ड्यूटी थी, लेकिन उसको रात 12 बजे तक ईमेल कर दिए गए थे कि उन सब की उसके डिपार्टमेंट में ड्यूटी ऑफ हो गई है और वह लोग अपने अपने घर जा सकते हैं। ये चारों ही लोग अपने अपने पेशेंट के साथ बिजी थे, इसलिए वो दोनों डॉक्टर तो अपने घर चली गई थी, मगर डॉक्टर गर्ग का सामना शोभा से हो गया था। उन्होंने शोभा से कहा, तुम घर नहीं जाओगी? हम लोग को ईमेल आया है कि हम सबकी ड्यूटी ऑफ हो गई है। शोभा ने उसी दिन अपना नया मोबाइल लिया था। उसने जैसे ही अपने मोबाइल को चेक किया तो उनके पास कोई ऐसा ईमेल नहीं आया था। उसने सोचा कि शायद उसकी ड्यूटी ऑफ नहीं हुई है। उसने डॉक्टर गर्न्स को रोकने की कोशिश की और कहा कि मैं यहाँ पर अगले ड्यूटी करूँगी, आप एक काम कीजिए, मेरे साथ रुक जाइए। डॉक्टर गर्ग ने उससे कहा था कि मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है और मेरी फैमिली भी शहर से बाहर गई हुई है। मैं तो चाहता हूँ कि यहाँ था कि ड्यूटी ऑफ हो जाए, मुझे अपनी वाइफ की केयर करनी है, इसलिए मेरे घर जाना बहुत ज़रूरी है। मगर तुम परेशान मत हो, यहाँ तो काफ़ी सारे लोग हैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए, और वैसे भी सुबह 4 के बज रहे हैं। तुम्हारी ड्यूटी दूसरे डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर दी जाएगी, फिर तुम्हें टेंशन देने वाली कोई बात नहीं है। उसने कहा कि मेरी बात सुनकर शोभा बेफिक्र हो गई थी। डिपार्टमेंट में कोई उसके भी अलावा काफ़ी सारे लोग वहाँ अकेले नहीं हैं। और अगले ही दिन सब कुछ हो गया था। मैं कहा, जब तुम लोग को इतनी बात पता थी तो उसने किसी से पुलिस को कुछ बताने की कोशिश क्यों नहीं की?
वहाँ वह तीनों डॉक्टर कहने लगी, मैडम हम किसी बड़ी मुसीबत में नहीं फंसना चाहते हैं। हमने देख लिया था शोभा का क्या हाल हुआ। मैंने उस लोगों से कहा था मुझे शर्म आती है तुम जैसे लोग पर। शोभा तुम्हारी कॉलिंग थी, तुम लोग के साथ काम करती थी। जब तुम लोग को खामोश रहोगे तो उसे इंसाफ कैसे मिलेगी? यह बात तो सभी अच्छी तरह से जानते हो। शोभा का मर्डर किया गया है, उसे आत्महत्या नहीं की है, तो क्या तुम लोगों उसकी मदद नहीं करना चाहते? मेरी बात सुनकर उन तीनों ने अपने सर झुका लिए थे। मुझसे शोभा की बात सारी इन्फॉर्मेंस मिल गई थी और हर इन्फॉर्मेंस से यही पता चला था कि शोभा के साथ गलत करने वाले अस्पताल के ही लोग थे और उन लोगों में ने शोभा से बदला लिया था, क्योंकि शोभा एक ईमानदार इंसान थी। वह कुछ भी गलत होता हुआ नहीं देख सकती थी। वह जुर्म के खिलाफ आवाज़ उठा रही थी और उसकी आवाज़ को दबा दिया गया। मुझे उस वार्ड बॉय से बात करने का आइडिया आ गया जो उस रात उस डिपार्टमेंट में मौजूद था। उसके बारे में जानकारी निकाल कर मैं उससे भी मिलने के लिए चली गई थी। उसने मुझे बताया था कि उस रात अस्पताल में ज़्यादा कोई मौजूद नहीं था। लगभग 2:30 बजने के टाइम एक पेशेंट आया और उसको हार्ट प्रॉब्लम थी। शोभा मैडम उसका इलाज कर रही थी। शोभा मैडम तब तक पेशेंट के साथ थी जब तक पेशेंट को हालत कंट्रोल में नहीं आई थी। शोभा मैडम के साथ 2 नर्स और मैं मौजूद था। कुछ समय बाद पेशेंट की हालत कंट्रोल हुई तो उसकी देखरेख नर्स कर रही थी। रात बहुत हो चुकी थी, इसलिए शोभा मैडम आराम करने के लिए सेमिनार हॉल में चली गई थी। इस टाइम मैंने 2 सीनियर डॉक्टर को सेमिनार हॉल की तरफ जाते हुए देखा था। सीनियर डॉक्टर ने मुझसे कहा था डिपार्टमेंट में जितने भी पेशेंट हैं उनके लिए एक दूसरे स्टाफ को आना है। अभी यहाँ पर जितने भी लोग हैं सब दूसरे वाले डिपार्टमेंट में चले जाएंगे। इन इन्फॉर्मेंस के बारे में डिपार्टमेंट कई कर्मी, वार्ड बॉय और नर्स को बता दिया गया था और वही सब लोग वहाँ से चले गए। मैंने उनसे कहा और शोभा मैडम कहाँ थी, तो वह कहने लगा पता नहीं, उन्होंने शोभा मैडम से भी जाने के लिए कहा था या नहीं। हमें तो शोभा मैडम की मौत के बारे में तब पता चला था जब एक सफाई कर्मी सेमिनार हॉल के कुछ सामान लेने के लिए सुबह के 4:30 बजे के टाइम पर वहां गया। उसने ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। उसने शोभा पर वहाँ सारे लोग इकट्ठा हुए थे और फिर पुलिस को बुलाया गया था। मैंने कहा इसका मतलब यह था कि धीरे धीरे वहाँ के सारे ही लोग को गायब कर दिया गया था। अगर कोई बचा था तो वह सिर्फ शोभा डॉक्टर थी। वार्ड बॉय कहने लगा कुछ ऐसा ही हो सकता है मैडम, मैं ज़्यादा कुछ नहीं इस मामले के बारे में जानता। मैंने कहा अच्छा ठीक है, तुमने मुझे बस इतना ही पूछना था। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। सब लोग ने उनकी बातें सुनने के बाद मुझे शोभा पर बहुत तरस आ रहा था, मगर अजीब बात यह थी कि कुछ दिनों बाद ही लोग के बीच में इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा गुस्सा फैल गया था, क्योंकि फिर से वह कैसे ओपन हो गया था। अब एक कैसे हुआ यह तो मैं नहीं जानती। मेरा काम तो सिर्फ लोगों का इंटरव्यू लेना और न्यूज़ को कवर करना था। हमारी टीम को शमशान घाट जाने के लिए कहा गया था, जहां पर शोभा का अंतिम संस्कार हुआ था। वहां के ऑनर से हमारी बात हुई। उन्होंने अपने इंटरव्यू में बताया था कि उस दिन हमारे पास शोभा नाम की लड़की से पहले 2 लोगों का शव और आना था जिसका अंतिम संस्कार होना था। उन लोगों के बाद ही शोभा का अंतिम संस्कार होता, मगर पुलिस वाले ने शोभा का अंतिम संस्कार करने में बहुत जल्दी कर दी थी। आखिर ऐसा क्यों था? क्या पुलिस वाले सबूत मिटाना चाहते थे? ज़रूरी नहीं है कि पुलिस डिपार्टमेंट के सारे ही लोग उनके साथ मिले हुए थे।
कुछ ईमानदार ऑफिशियर्स भी थे जिनको मैं जानती थी। मैंने उनसे कांटेक्ट किया और उसने उनको शोभा के बारे में सब कुछ बता दिया था। शोभा की जितनी भी इन्फॉर्मेशंस मेरे पास थी वह मैं सब उन्हें बता दी थी, क्योंकि अब तक मैंने जितने भी लोगों के साथ की थी उन सभी की कवरेज मेरे पास थी। मैं जानती थी कि मैं अपने तरीके से शोभा को इंसाफ दिला सकती हूँ। मुझे उनके आरोपियों तक पहुँचना था। मैं ही नहीं बल्कि पूरा देश यह जानता था कि शोभा के आरोपी कौन थे। उन्होंने शोभा के साथ यह सब कुछ क्यों किया और इतना बड़ा आप क्या छुपाया जा रहा है। यह मामला सीबीआई को दे दिया गया था। सीबीआई ने इस मामले की तक पहुंचकर इस खेल में आने वाले काफ़ी सारे लोगों को अरेस्ट कर लिया था। जिन पर सीबीआई को शक था उसके सीबीआई में पॉलीग्राफिक टेस्ट भी किए गए थे, जिसे पुलिस वाले आरोपी को पकड़ने में सफल रह सकते थे, क्योंकि सीबीआई को काफ़ी सारे लोग पर शक था। एक केस दोबारा ओपन इसलिए हुआ था क्योंकि जनता में बहुत आक्रोश बना हुआ था। सोशल मीडिया पर भी लोगों का यही कहना था कि आत्महत्या करने की कोई वजह नहीं होती है और लड़की ने आत्महत्या की तो वह वजह हमारे सामने लानी चाहिए। लेकिन उनका कहना है कि लड़की ड्रग्स लेती थी, लेकिन शोभा की इन्फॉर्मेंस के बाद तो यही पता चला था कि वह दूर दूर तक भी ऐसे किसी काम में शामिल नहीं थी। इतने सारे गवाह होने के बाद भी कोई अपनी आवाज़ खोलने के लिए तैयार नहीं था। जब लोगों को सड़कों पर उतरे लोगों में गुस्सा पैदा हुआ, लोग ने हर शहर में कैंडल मार्च किया, तो कुछ ऐसे लोग प्रोटेस्ट में शामिल हुए थे जो शोभा के बहुत करीबी लोग थे, जैसे कि डॉक्टर गर्ग। सब कुछ जानते हुए भी अनजान बन रहे थे। जैसे तो डॉक्टर स्वाति भी सब कुछ जानती थी, लेकिन वह लोग अपनी नौकरी से हाथ नहीं धोना चाहते थे। मगर उन लोगों को जब यह बात रियलाइज हुई कि जब पूरा देश इस प्रोटेस्ट में हिस्सा ले रहा है तो वह लोग क्यों शोभा को इंसाफ नहीं दिला सकते हैं, इसलिए वह लोग भी एक एक करके गवाह के तौर पर सीबीआई के पास जाकर अपने बयान देने लगे। इस केस के एक बड़ी वजह यह भी थी कि शोभा को पोस्टमार्टम उसी अस्पताल में क्यों किया गया था जिस अस्पताल में उनके साथ इतना बड़ा हादसा हुआ था। यह बात भी इस तरह से पता चली थी कि जब गवाहों ने उस डॉक्टर का नाम भी ले लिया जिसने शोभा का पोस्टमार्टम किया था, उसने गलत रिपोर्ट बनाकर दी थी। पुलिस वाले यह बात अच्छी तरह से जानते थे, क्योंकि पुलिस वालों को खरीद लिया गया था, अस्पताल के स्टाफ को खरीद लिया गया था, डॉक्टर को खरीद लिया गया था। शोभा के माता पिता को धमकी दी गई थी, अगर उन्होंने अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने की आवाज़ उठाई तो उन लोगों को छोड़ा नहीं जाएगा। मगर जब शहर के बड़े बड़े ऑफिसर्स ने आपस में बैठकर मीटिंग की और यह केस सीबीआई को सौंप दिया गया, तो सीबीआई ने सब कुछ पता लगा लिया था। शोभा के आरोपी पकड़े गए थे। उन लोगों ने एक एक करके अपने गुनाह कबूल कर लिए थे। दरअसल शोभा अस्पताल में एक गलत काम के बारे में जान गई थी, क्योंकि शोभा एक ईमानदार और सच्ची लड़की थी। वह कुछ भी गलत होता हुआ देखकर इग्नोर नहीं कर सकती थी। अस्पताल में गलत काम करते हुए भी बहुत सारे डॉक्टर अपनी सैलरी की वजह से वहां पर नौकरी कर रहे थे, मगर शोभा ऐसी लड़की नहीं थी। शोभा को तकलीफ होती थी लोगों को परेशान देखकर। शोभा को तकलीफ होती थी लोगों के साथ गलत होते हुए देखकर। उनके जुर्म के खिलाफ आवाज़ उठाना चाहिए तो अस्पताल के सीनियर डॉक्टर ने उसे धमकी दे दी कि तुम खामोश हो जाओ, वरना तुम्हें इनकी बहुत बड़ी सज़ा मिलेगी। कुछ वक्त के लिए शोभा खामोश हो गई थी। उसकी धमकी भरी कॉल्स आने लगी। शोभा ने जब सबूत इकट्ठा किया था
उस पर उसका मोबाइल तोड़ दिया गया। शोभा डर गई थी कि एक मामूली सी लड़की वह इन बड़े लोगों का सामना नहीं कर सकती। लेकिन इन डॉक्टर को लगता था कि शोभा हार नहीं मानेगी। कभी न कभी उनकी सच्चाई दुनिया के सामने लेकर ही आएगी। इसलिए उन लोगों ने मिलकर प्लान बनाया कि शोभा को तंग करने के लिए उसको दिन रात की ड्यूटी पर लगा देना चाहिए। इस हादसे से 2 दिन पहले की अस्पताल में कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो गया था। इस दौरान वहाँ के कैमरे भी हटे हुए थे। अस्पताल में जो पेशेंट थे उनका ध्यान रखने के लिए 4:30 बजे दूसरा स्टाफ आने वाला था। इस बीच उन लोगों को अपना काम करने का 1 घंटा मिल गया था। एक एक करके उन्होंने डिपार्टमेंट में सारे ही लोगों को गायब कर दिया था। जबकि लास्ट मोमेंट पर जो हार्ट पेशेंट आया वह भी प्लेन का ही था। शोभा को बिजी किया गया ताकि वह इस पेशेंट के साथ बिजी रहे और वह अपने डिपार्टमेंट के स्टाफ डॉक्टर के साथ बातचीत कर सके। रात को जब शोभा सेमिनार हॉल में आराम करने के लिए गई थी तब वहाँ पर पहले से ही सीनियर डॉक्टर मौजूद थे। वो 4 लोग थे। उन्होंने शोभा के सेमिनार हॉल में पहुँचते ही उसका दरवाज़ा बंद कर दिया और उसे कहने लगे, तुम हमारी सच्चाई दुनिया वालों के सामने लाना चाहती हो? हम तुम्हारा इतना बुरा हश्र करेंगे कि कोई अगर हमारी पोल खोलने की कोशिश भी करेगा तो वह तुम्हारी हालत देखकर खामोश हो जाएगा। शोभा उनसे कहने लगी, आप लोग यह क्या कर रहे हो? आपकी दरवाज़ा बंद करके ही हिम्मत कैसी हुई? आप लोगों की दरवाज़ा बंद करने की हिम्मत कैसे हुई? वह सब ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। उन्होंने शोभा को जकड़ लिया। शोभा ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी। सेमिनार हॉल की खिड़की और दरवाजे बंद थे, इसलिए उसकी आवाज़ बाहर तक नहीं पहुंच सकी। उसने पूरी प्लानिंग के साथ अपने जाल में फंसाया गया था। शोभा के साथ यह सब कुछ होना ही था क्योंकि मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल, अस्पताल के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और अस्पताल के सारे ही सीनियर डॉक्टर इस काम में मिले हुए थे, जो शोभा से अपनी दुश्मनी निकालना चाहते थे। दोनों डॉक्टर ने शोभा को मजबूती से पकड़ लिया और जबकि शोभा उन लोगों से बचने की कोशिश कर रही थी, उसने सलवार कमीज पहना हुआ था और अपने वाइट कोट भी। शोभा का सामना सेमिनार हॉल में पहले से ही मौजूद था क्योंकि 2 घंटे पहले वह सेमिनार हॉल में आई थी। जब वह आराम करने के लिए कुर्सी पर बैठते ही वाली थी तब अचानक पेशेंट के आने की उसे खबर दी गई। इसलिए वह अपना पर्स और मोबाइल वहीं पर छोड़ गई। अब वह दोबारा से फ्री होने के बाद यहाँ आई थी तो उन दलिद्रों ने उसे पकड़ लिया था। उसकी बुरी तरह से पीटा गया और उसे गाल पर इतनी जोर से थप्पड़ मारा गया कि उसका पूरा चेहरा लाल हो गया था। एक डॉक्टर ने उसकी टांगें पकड़ी थी जबकि दूसरे डॉक्टर ने उनके हाथ पकड़कर उसे जोर से ज़मीन पर दे मारा था, जिसकी वजह से उसका सिर ज़मीन पर जोर से लगा था और उसके सर में खून निकलने लगा था। वह भागने की कोशिश कर रही थी, दीवारों पर जाकर पहुंची, मगर दीवार से भी टकरा गई। टकराकर गिरते गिरते उसके नाखून दीवार पर लग गए, जिसकी वजह से दीवार पर स्क्रैच पड़ गए थे। उन चारों दलिद्रों ने एक एक करके उसके साथ गलत काम किया। चाकू से उनके शरीर को गोद दिया। तड़पते तड़पते शोभा इस दुनिया से चली गई थी, लेकिन फिर भी उन दलिद्रों को सुकून नहीं मिला तो शोभा की टांगें मोड़ दी गई थी, जिससे उसकी टांगे की हड्डी टूट गई। उसे उल्टा करने के बाद उसकी रीढ़ की हड्डी पर इतनी जोर से मारा गया था कि उसकी रीढ़ की हड्डी भी टूट गई थी। उसे कोई इंसान
इंसान नहीं बल्कि प्लास्टिक की गुड़िया समझ गया था, जिसको जगह जगह से तोड़कर वह बहुत खुश हो रहे थे और बार बार यही कह रहे थे कि हमारे मामले में टांग अड़ाने वाले इंसान के साथ हम यही करेंगे। आज तक किसी की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वह अस्पताल में होने वाले किसी भी काम में दखल अंदाजी करें, लेकिन यह लड़की हमारे काम में बार बार रुकावट डाल रही थी। शोभा के साथ सच में बहुत बुरा हुआ था। उसे बेचारी को इतनी बुरी तरह से मारा गया था कि उसके शरीर का सारा ही खून जमीन पर फैला हुआ था। उसने भागने की कोशिश, बचने की कोशिश की थी, मगर वह अकेली थी और यह 4 लोग थे। वह बेचारी अपने आप को इन दलिद्रों से नहीं बचा सकी। सारे आरोपी ने एक एक करके अपना जुर्म कबूल कर लिया था, क्योंकि सीबीआई ने इस केस के रियल कर सभी लोगों को अरेस्ट कर लिया था। इस काम में मैंने भी पूरा सपोर्ट किया था। हर मौके की एवरेज बनाकर मैंने अपने चैनल पर दिखाई थी और साथ ही साथ पुलिस वाले की भी मदद की थी। पुलिस वाले डॉक्टर, पोस्टमार्टम वाले डॉक्टर, स्टाफ के लोगों को सभी को अरेस्ट कर लिया गया था। इन लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा हुई थी। पोस्टमार्टम के रिपोर्ट गलत बनाने वाले डॉक्टर को भी पैसे खिलाए गए थे कि यही वजह थी कि वह सच बोलने को तैयार नहीं था, क्योंकि जब उनका पॉलीग्राफिक टेस्ट किया गया तो वह सारी सच्चाई सामने आ गई। शोभा की असली रिपोर्ट तो आज तक सामने नहीं आ सकी, क्योंकि अस्पताल के प्रिंसिपल को शक था कि कहानी शोभा की लाश की किसी इंसान के साथ लग गई है। उसकी दोबारा से पोस्टमार्टम रिपोर्ट हो सकती है, इसलिए उन्होंने जल्द से जल्द उसकी लाश को ठिकाने लगाने की उसका अंतिम संस्कार करवा दिया था, ताकि यह बात दब कर रह जाए। उन्होंने उस समय हमारे देश की जनता इस लड़की को इंसाफ दिलाने के लिए बहुत गुस्से में आ गई थी। उनके आरोपी को पकड़ने के लिए क्या उन लोगों को सज़ा मिलने के बाद हमारे देश के जुर्म काम हो गए। आज भी हमारे देश की बेटियां डर डर कर जीती हैं। शोभा के माता पिता बहुत खुश हुए थे जब उनकी बेटी को इंसाफ मिला। शोभा इतनी समझदार और पढ़ी लिखी थी, अपनी आंखों में ही अपने सपने दबाकर चली गई। बड़ी डॉक्टर बनने का सपना उसका सपना ही रह गया। हमारे देश में कहा जाता है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, मगर ना तो हमारे देश की बेटियां पढ़ पाती हैं और ना ही बच पाती हैं। मैं चाहती हूँ कि हमारे देश में कोई ऐसा कानून बनना चाहिए जिससे हमारे देश की बेटियां को सेफ रखा जा सके। उनके आरोपी को ऐसी सज़ा देनी चाहिए, ऐसा आरोप कोई दोबारा ना कर सके। आज की कहानी को कई साल हो गए हैं, मगर जब भी मुझे शोभा की कहानी की याद आती है तो मेरी आंखें नम हो जाती हैं। और इतने सालों बाद एक बड़ी न्यूज़ रिपोर्टर हूँ, मगर खुश हूँ कि मेरे थोड़े से ही सहयोग से शोभा को इंसाफ मिल सकता है। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आपको लगता है कि किसी भी जुल्म हो रहा है तो उसके जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाएं। शोभा के बारे में भी आपकी सारे लोग जानते थे, मगर किसी भी शोभा को सपोर्ट नहीं किया। आपकी छोटी सी मदद से सामने वाले को जुर्म होना बच सकता है। शोभा जैसी न जाने कितनी लड़कियां आपके सहयोग से बच सकती हैं, इसलिए हमेशा बेटी की रक्षा कीजिए। दोस्त, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक और चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगले अपडेट आपको मिलते रहें।